नमस्कार। आज हम शादीशुदा जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिससे शायद ही कोई बचा हो। पति पत्नी के बीच की तकरार, मतलब झगड़े। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ तो अमर उजाला का एक लेख है जो रोजमर्रा की बातें बताता है, और दूसरी तरफ इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की कुछ स्टडीज हैं जो इसके गहरे असर को समझाती हैं। साथ ही कुछ जाने माने रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के सुझाव भी हैं। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आखिर ये झगड़े होते क्यों हैं और इनसे निपटने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम वजहों से। अमर उजाला का लेख कुछ ऐसी बातें बताता है जो मुझे लगता है बहुत से लोगों को अपनी कहानी लगेगी। जैसे ससुराल वालों के बारे में कुछ कह देना, खाने में नुक्स निकालना या बच्चों की परवरिश को लेकर एक दूसरे को दोष देना। क्या ये वाकई झगड़े की असली वजह है? जी, ये वजह बिल्कुल आम है और इनसे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इन्हें सिर्फ वजह कहना भी शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये असल में उन गहरी समस्याओं के लक्षण हैं। लक्षण? जैसे किसी को बुखार में शरीर गर्म लगता है, लेकिन असली बीमारी तो कोई इन्फेक्शन होती है ना? ये ससुराल या खाने की बातें वो गर्म शरीर हैं। अच्छा, मतलब झगड़ा असल में रोटी के जल जाने पर नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि मेरी मेहनत की इज्जत नहीं की गई या मुझे समझा नहीं जा रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की एक स्टडी यही कहती है कि असली जड़ तो प्यार, आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद की कमी है। जब ये चीजें कमजोर पड़ती हैं तो खाने में नमक या बच्चों की जिद वो सिर्फ एक चिंगारी का काम करती हैं। और आज के जमाने में तो शायद कुछ नई वजहें भी जुड़ गई होंगी। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है बदलती हुई भूमिकाएं। पहले की तरह नहीं है कि एक कमाएगा और एक घर संभालेगा। आज पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और दोनों ही थके हुए हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों को लेकर तनाव होना बहुत स्वाभाविक है। और एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है पैसा। हाँ, ये तो है। आर्थिक परेशानियां और पैसे को लेकर अलग अलग आदतें। कई स्टडीज बताती हैं कि ये तलाक के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ये तो हुई बात कि हम क्यों लड़ते हैं, लेकिन यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गॉटमैन का जिक्र बार बार आता है। उनका कहना है कि आप किस बात पर लड़ते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे लड़ते हैं। उन्होंने तो 4 ऐसे व्यवहारों की पहचान की है जिन्हें वो रिश्ते के सर्वनाश के 4 घुड़सवार या 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में बड़ा डरावना है। नाम डरावना है क्योंकि इनका असर भी उतना ही डरावना होता है। डॉक्टर गॉटमैन ने अपनी रिसर्च में जोड़ों को बात करते हुए दशकों तक देखा है और उनका दावा है कि अगर किसी बातचीत में ये 4 व्यवहार मौजूद हैं तो वो 90% से ज्यादा सटीकता से बता सकते हैं कि उस जोड़े का तलाक होगा या नहीं। 1 मिनट, 90% सटीकता? ये तो किसी ज्योतिष जैसा लगता है, विज्ञान जैसा कम। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये व्यवहार कोई मामूली गलतियां नहीं है। ये सीधे रिश्ते की नींव पर हमला करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है आलोचना, क्रिटिसिज्म। आलोचना और शिकायत में क्या फर्क है? क्या ये एक ही बात नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। शिकायत एक खास व्यवहार पर होती है, जैसे तुमने आज फिर गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दिया, ये एक शिकायत है। लेकिन आलोचना पार्टनर के चरित्र पर हमला है, जैसे तुम हमेशा ही ऐसे हो, कितने लापरवाह हो, तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। समझ गया। यानी एक घटना को लेकर आप उनके पूरे व्यक्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो बहुत चुभने वाली बात होगी। और दूसरा व्यवहार कौन सा है? सुना है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, दूसरा है तिरस्कार, कंटेम्प्ट। डॉक्टर गॉटमैन इसे तलाक का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मानते हैं। ये रिश्ते के लिए जहर की तरह है। इसमें सिर्फ नाराजगी नहीं होती, इसमें एक तरह से घृणा होती है। जैसे पार्टनर का मजाक उड़ाना, उसकी बातों की नकल उतारना, आंखें चढ़ाना, आई रोलिंग। हाँ, आई रोलिंग, या उसे नीचा दिखाना। ये सीधे सीधे ये संदेश देता है कि मैं तुमसे बेहतर हूं और तुम मेरे लायक नहीं हो। ये सम्मान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इस सुनने में ही बहुत बुरा लग रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा है बचाव, डिफेंसिवनेस। ये बहुत आम है।
जब हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है तो हम अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन ये साधारण सफाई नहीं है, इसमें हम खुद को एक पीड़ित की तरह दिखाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। मान लीजिए एक पार्टनर कहता है तुमने बिजली का बिल भरने में देर कर दी, तो बचाव करने वाला पार्टनर ये नहीं कहेगा ओ हाँ मैं भूल गया। वो कहेगा हाँ हमेशा मेरी ही गलती होती है ना, वैसे भी तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, आप अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय दोष वापस मढ़ देते हैं। इससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। और चौथा? वो है चुप हो जाना, है ना? स्टोन वॉलिंग। बिल्कुल, चुप हो जाना, स्टोन वॉलिंग। ये तब होता है जब एक पार्टनर बातचीत से भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से हट जाता है। जैसे आप एक पत्थर की दीवार से बात कर रहे हैं। वो फोन देखने लगता है, टीवी देखने लगता है या बस हूँ हाँ में जवाब देता है। ये अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति बहस से इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सामने वाले के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। उन्हें लगता है कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। वाह, आलोचना, तिरस्कार, बचाव और चुप हो जाना। साफ देख सकते हैं कि अगर ये चारों किसी रिश्ते में घर कर जाएं, तो वो कैसे अंदर से खोखला हो जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे आप एक ही टीम में होकर एक दूसरे के खिलाफ ही खेल रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा। ये व्यवहार समस्या को सुलझाने के बजाय खुद ही सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। ये रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जब घर में ये भावनात्मक असुरक्षा का माहौल होता है तो अक्सर इसके कुछ अनदेखी शिकार भी होते हैं बच्चे। जब माता पिता इस तरह लड़ रहे होते हैं तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के शोध इस पर काफी रोशनी डालते हैं। बच्चों पर इसका बहुत गहरा और लंबा असर होता है। पहली बात तो ये कि उनका दिमागी और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। उनके छोटे से दिमाग के लिए ये तनाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये तनाव उनके व्यवहार में कैसे नजर आता है? दो मुख्य तरीकों से। कुछ बच्चे आप देखेंगे जरूरत से ज्यादा आक्रामक, गुस्सैल या जिद्दी हो जाते हैं। इसे रिसर्च की भाषा में एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर कहते हैं। वो स्कूल में दूसरों से लड़ते हैं या बात-बात पर चीजें फेंकते हैं। अच्छा। वहीं कुछ बच्चे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपने अंदर ही घुटने लगते हैं, चुप-चुप, उदास और डरे हुए रहते हैं। इसे इंटरनलाइजिंग बिहेवियर कहा जाता है। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो अपने माता पिता की नकल कर रहे होते हैं? काफी हद तक। यहाँ सोशल लर्निंग थियरी काम करती है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब वे घर में हर समस्या का समाधान चीखने चिल्लाने से होते हुए देखते हैं या दरवाजे पटकने से, तो उनका दिमाग यही सीख लेता है कि दुनिया में मुश्किलों से ऐसे ही निपटा जाता है। यह सीख फिर उनके अपने रिश्तों, उनकी